बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त ख़ित्ते के अंदर जोड़ तोड़ बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। तमाम ममालिक अपनी अपनी सफ़बंदियाँ दोबारा से कर रहे हैं। वो तमाम ममालिक जो कि अभी हाल ही में किसी भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं, वो एक तरफ अपने ऑपरेशनल गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मुख्तलिफ ममालिक से अपने ताल्लुकात को असर नौ तयन कर रहे हैं कि हमने किस मुल्क के ऊपर कितना इन्हिसार करना है। और इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान में पहुंच चुका है और इसके अलावा कुछ मिसाइल्स भी दिए जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत ही हैरान कुन कहानी है कि वो ईरान जो कि रशिया के साथ बहुत ज़्यादा करीब भी था, डिफेंस पार्टनरशिप भी कर रहा था, किस तरह रूस ने ईरान को धोखा दिया और उसकी कमर में छुरा घोंपा, और ये सारी की सारी कहानी क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है ये पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। अब पाकिस्तान के ऊपर जब बरामूस मिसाइल फायर किए गए तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। क्या वाकई पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया था? जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसिस के ऊपर मिसाइल फायर किए गए। एक तरफ तो ये बताया गया कि बरामूस मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल था, कुछ को हमने सॉफ्ट किल कर दिया, यानी सॉफ्ट किल इस तरह किया कि उसकी जो टारगेट था उसको हमने एक्सटेंड करके एक ऐसी जगह पे हमने उसको गिरने पे मजबूर कर दिया जहां पे हमारे मिलिट्री एसिड्स नहीं थे और जहां पे नुकसान कम था। अब ये इसकी जो स्पीड है मैच 2 और 3 है, यानी हवा की आवाज़ की रफ्तार से 2 से 3 गुना ज़्यादा। इसकी काबिलियत मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ईरान ने ये ली है, क्योंकि ईरान का डिफेंस सिस्टम बुरे तरीके से फेल हो गया था और किस तरह रूस ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा, ये एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आपको अभी इसमें बताने जा रहा हूँ। अब हुआ ये कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब बालाकोट के अंदर वाक़या हुआ था और हमने अभिनंदन को चाय पिलाई थी, उस वक़्त पाकिस्तान को ये एहसास हुआ था कि उसको एक दिफाई डिफेंस सिस्टम एक चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान ने HQ-9 लिया। लेकिन अब क्या हुआ, देखें, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के मैप पे अगर हम नज़र डालें तो यूँ सीधा मैप है और पाकिस्तान की जो डेप्थ है जो अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान वो कम है, लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा है। कई मकामात हैं जो 100 किलोमीटर से भी बहुत कम है, जिसकी वजह से इंडिया ने हमारे बॉर्डर के ऊपर आके ये चीज़ें फायर की और जो फासला था वो 150 से 200 किलोमीटर तक का फासला था। उसकी जब हमने कैलकुलेशन की तो हमें ये पता चला कि ये मिसाइल 100 से 200 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन जो इंडिया के मिसाइल थे वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर अपने टारगेट्स को हिट कर रहे थे, जबकि आपको कम से कम 3 से यानी 240 सेकंड आपको एटलीस्ट चाहिए कि किसी भी टारगेट को डायग्नोस करके, ट्रेस करके, ट्रैक करके, लॉक करके उसको फायर किया जाए और उसको हवा के अंदर ही उड़ा दिया जाए। तो उसमें 1.5 मिनट का जो टाइम था वो बहुत कम था, इसलिए पाकिस्तान अब HQ-19 लेने जा रहा है जो कि अपनी नौयत का एक अलग मिसाइल है। देखते हैं वो S-400 के मुकाबले में कहा जा रहा है कि कम से कम वो S-400 के मुकाबले में है। अब इस वक्त जो ईरान का मामला था, ईरान ने डील की थी एक कि वो लेना चाहता था S-300 की डील जो है वो हुई 2007 में, लेकिन 2009 में रशिया ने वेस्टर्न पावर्स और इसराइल के प्रेशर में इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर हमने ये देखा कि 2017 में कुछ लिमिटेड S-300 दिए गए, लेकिन उसके बारे में हमने ये जाना कि जब S-400 का मुआहदा हुआ तो वो ईरान को प्रोवाइड नहीं किया गया। और वो क्यों नहीं किया गया? ये बहाना किया गया कि जनाब हमारा तो यूक्रेन के अंदर हम फंसे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान के डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने रशिया को आईना दिखाया कि जनाब
आप S-400 हमें फराहम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप इसराइल से भी अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं और आपने हमारे साथ डबल गेम की है। आप एक तरफ तुर्की को S-400 फराहम कर रहे हैं, आप सऊदी अरब को ये ऑफर कर रहे हैं कि वो आपसे S-400 ले ले, लेकिन जिनसे आपने मुआहिदा किया हुआ है उनको आप ये फराहम नहीं कर रहे। ये एक तरह से गलत बात है। अब इसके अंदर कहा ही जाता है कि अगर S-400 होता तो F-35 को निशाना बनाना इतना मुश्किल ना होता, क्योंकि वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी को ट्रेस करके टारगेट करने की सलाहियत रखता है। लेकिन जिस तरह भारत ने ऑपरेट किया और जिस तरह हमारे नॉन स्टील्थ JF-17 थंडर ने उसको हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया और उनके 5 से 6 जो टेक्नीशियंस से हाई स्किल टेक्नीशियंस जो कि S-400 को ऑपरेट कर रहे थे वो भी उसके अंदर मारे गए, तो S-400 का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया इंडिया ने। लेकिन बहरहाल S-400 को कहा जाता है कि ये हाईली रिलायबल वेपन है। अब हुआ ये कि इससे जो ईरान और रशिया के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और इस वक्त ईरान जो है वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की स्क्रूटनी कर रहा है कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी भी जंगी हिकमत अमली का एक अहम सतून बन चुका है। क्योंकि यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि बटन दबता है, मिसाइल निकलता है और जाके निशाने पर हिट करता है। जिस तरह इसराइल ने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया है, एक तरफ उनका आयरन डोम था जो 60 से 70 किलोमीटर तक मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत रखता था, दूसरी तरफ उनके पास एरो 2 था जो कि 200 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता था हाइपरसोनिक मिसाइलों को, और तीसरी तरफ एरो 3 था जो कि 400 किलोमीटर तक फिजा के अंदर जाके हाइपरसोनिक मिसाइल को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अब आप ये देखें कि जितने भी मिसाइल ईरान ने फायर किए 10% से कम मिसाइलों ने ज़मीन पे टारगेट्स को निशाना बनाया और 90% को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया। तो आप सोचें कि अगर वो सब मिसाइल इसराइल के ऊपर गिरते और वहाँ पे तबाही मचाते तो इसराइल का क्या असर होता। तो ये बताने का मकसद ये है कि किस तरह एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी मुल्क के अंदर इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ईरान ने यूक्रेन की वार में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया रशिया को, उसको शहीद 136 ड्रोन्स टेक्नोलॉजी दी, ड्रोन्स दिए, इसके साथ ही उनको बैलिस्टिक मिसाइल दिए यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। और उसके बाद रशिया ने क्या किया, उसने ना तो S-400 दिया और ना ही Su-35 दिया, जिसके बाद अब मायूस होकर ईरान ने फौरी तौर पे J-10C, HQ-9 और इसके अलावा HY-2 जो है मिसाइल लेना शुरू कर दिए हैं और इस तरीके से वो अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि HQ-9 क्या है, कैसे है, किस तरह है, तो ये बहुत लंबी तफसील हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ईरान ने ये कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से अपना ही एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जिसका नाम था BAVAR 373। BAVAR 373 को वो ये समझते थे कि ये शायद S-300 या S-400 का निशाना यानी कि उनका अल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन फिर हमें ये पता चला कि नहीं, ना तो उसका रडार इस काबिलियत का था, ना ही उसके अंदर मिसाइलों की वो वैरायटी थी और ना ही वो उस तरीके से वो काम कर सकता था। जिसके बाद अब इस वक्त ईरान के अंदर ही अंदर लड़ाई हो रही है। IRGC जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और जो सिविलियन हुकूमत है वो आपस में कशमकश का शिकार है, क्योंकि ईरानियन गार्ड्स को वो फंड ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की इजाज़त थी और उन्हीं के फ़ैसले चलते थे। तो अब इस वक्त जो सिविलियन गवर्नमेंट है और मसूद पज़ेश्कियान जो कि ईरान के सदर हैं वो अब इस चीज़ के अंदर ज़्यादा अथॉरिटी चाहती हैं ताकि मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों को मिला के और एक बेहतर डिफेंस खड़ा किया जा सके। अब मेजर गौरव आलिया जैसे लोग जो हैं वो अपनी आवाम को इस हद तक
इतनी मैं बेसिकली इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के लोग जो हैं वो अपनी आवाम को इंटेलेक्चुअल एनेस्थीसिया देते हैं, और हर रोज़ जिस तरह अफ़ीम की गोली चिटा के सलाया जाता है किसी न किसी को, इसी तरह वो अपनी आवाम को जाली और गलत कहानियाँ सुना के सुलाते हैं। और वही कह रहे हैं कि जनाब ये तो काट कबाड़ जो है चीन दे रहा है, क्योंकि ईरान के पास तो पैसे नहीं है, उसके पास सिर्फ पेट्रोल है देने के लिए। चीन को इस वक्त पेट्रोल चाहिए, रशिया को इस वक्त पेट्रोल नहीं चाहिए था। तो ये सब की सब जो कहानियाँ हैं ये टेबल स्टोरीज़ हैं, जो बैठ के कहानियाँ गढ़ लेते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। ये वही मेजर है, जाली मेजर, जो कल तक हमें ये बता रहा था जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा थे और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए थे, तो ये बता रहा था कि दफ़ा करो इसको। हमने अब सीधी लाइनें खींच रहा था चाइना से, अफ़गानिस्तान के अंदर से, और चाबहार से तिजारत कर रहा था। लेकिन अब यहूद और हनूद इकट्ठे हो चुके हैं, और आपको पता है कि मोदी की जो फ़िलॉसफी है इंतहा पसंदी की है, हिंदुइज़म की है, तो अब ये इकट्ठे हो चुके हैं और अब ये ईरान को कुछ भी नहीं समझ रहे। और यही वो शख्स था जिसने ईरान के वज़ीर ख़ारजा को उस वक़्त जंग के दौरान एक जानवर से तशबीह दी थी। ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है, और इस वक्त ये लोगों को ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम ममालिक अपनी अपनी सफ़बंदियाँ नए तरीके से कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में भी ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शायद वो अमेरिका के साथ मिलके चाइना को धोखा दे दे। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने आज तक कभी भी चीन को धोखा नहीं दिया। पाकिस्तान की अपनी एक मजबूरी है, पाकिस्तान कभी भी शोर नहीं मचाता, पाकिस्तान अपने हथियारों की इस तरह नुमाइश नहीं करता कि कोई आम मुल्क जो कि पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है वो भी पाकिस्तान का दुश्मन बन जाए। लेकिन जब वक्त आता है तो फिर हम सरप्राइज़ देते हैं, ऐसे सरप्राइज़ कि दुश्मन हिल जाता है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।